कहानी की शुरुआत एक बास्केटबॉल मैच से होती है, जिसके बाद हम हमारे मेल लीड फू सियू को देखते हैं, जो जाकर हमारी फीमेल लीड स्या जिक्यांग को किस करता है। और तभी अचानक जोर से आवाज आती है, जिस वजह से स्या जिक्यांग की नींद खुल जाती है। स्या जिक्यांग उठकर खुद को याद दिलाने लगती है कि इस बात को 3 साल हो गए हैं, फिर भी उसे यह भूल क्यों नहीं पा रही। थोड़ी देर में वहां स्या जिक्यांग की दोस्त मिमी आ जाती है। मिमी उसे नींद से उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हें आज मेरे साथ बाहर चलना होगा। स्या जिक्यांग जब उसे वजह पूछती है तो वह बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके दोस्त को भी साथ में लेकर आ रहा है, इसलिए उसे भी चलना चाहिए। यह सुनकर पहले तो स्या जिक्यांग उसे मना कर देती है, लेकिन जब मिमी की नजर स्या जिक्यांग की पर्सनल डायरी पर पड़ती है और मिमी उस डायरी को पढ़ने के लिए उठने वाली होती है, तो स्या जिक्यांग उसका ध्यान हटाने के लिए उससे साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम स्या जिक्यांग और मिमी को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, जहां पहले से ही मिमी का बॉयफ्रेंड गाओ यूयांग होता है। गाओ यूयांग के साथ उसका रूममेट फू सियू भी आता है। गाओ यूयांग पहले उन लोगों से बात करता है और वे लोग कुछ देर मस्ती करते हैं, फिर फू सियू उन लोगों से इंट्रोडक्शन करने लगता है। जैसे ही स्या जिक्यांग फू सियू को देखती है, वह उसे पहचान जाती है और उसे याद आता है कि फू सियू उसका स्कूल वाला क्रश है। असल में यह वही लड़का था जिसके साथ स्या जिक्यांग सपने में शादी कर रही थी। स्या जिक्यांग मन में सोचती है, शायद फू सियू मुझे भूल चुका है और उसे मैं याद नहीं हूँ, बेहतर होगा अगर मैं उसे याद दिला दूं। फिर वे लोग कुछ देर बैठते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद वे लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। मिमी स्या जिक्यांग को कहती है, क्यों ना तुम भी फू सियू को अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लो। उसके बाद दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड करते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग ड्रिंकिंग गेम्स खेलते हैं और फिर ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद स्या जिक्यांग वॉशरूम जाने के लिए उठती है और वॉशरूम से आते वक्त वह गलती से फू सियू से टकरा जाती है। फू सियू उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। स्या जिक्यांग उसे बताती है, हम लोग एक ही क्लास में थे। फू सियू उसे पहचान लेता है और कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा देखा हुआ लग रहा था। वे सब साथ में रात का आनंद लेते हैं और बहुत सारी ड्रिंक्स करते हैं। इसके बाद गाओ यूयांग स्या जिक्यांग और मिमी को बताता है कि फू सियू की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही पागल है। वह बार बार उसे परेशान करती रहती है और मैसेज करती रहती है। साथ ही गाओ यूयांग यह भी बताता है कि फू सियू का एक नियम है और वह यह है कि वह 1 महीने से ज्यादा किसी लड़की को डेट नहीं करता। यह सुनकर मिमी को गुस्सा आने लगता है और वह कहती है, यह गलत बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वह स्या जिक्यांग से कहती है, तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए और फू सियू जैसा लड़का तो बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है तो वे लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम स्या जिक्यांग को कॉफी शॉप में काम करते हुए देखते हैं और तभी वहां फू सियू आ जाता है। फू सियू को देखकर स्या जिक्यांग हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद फू सियू अपनी कॉफी का ऑर्डर देता है और उस कॉफी को पीते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां से फू सियू की एक्स गर्लफ्रेंड टियन आ जाती है। टियन फू सियू को देखकर उस पर जोर से चिल्लाने लगती है और उससे लड़ाई करने लगती है। इसके बाद फू सियू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह टियन को छोड़ देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें 1 महीने से ज्यादा डेट नहीं करूंगा। तुमने इसके लिए हाँ किया था, तो अब यह सब तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर टियन को और भी गुस्सा आता है और वह फू सियू के हाथ से कॉफी का ग्लास लेकर फेंक देती है, लेकिन फू सियू साइड में हो जाता है, जिस वजह से वो कॉफी स्या जिक्यांग के ऊपर गिर जाती है। फू सियू को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो टियन से कहता है, तुम्हें स्या जिक्यांग से माफी मांगनी होगी। इसके बाद टियन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्या जिक्यांग से माफी मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद फू सियू उस कैफे में ही बैठ जाता है और स्या जिक्यांग को कहता है, जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे कपड़े खराब हुए हैं। अगले सीन में हम फू सियू और स्या जिक्यांग को साथ में देखते हैं, जहां फू सियू स्या जिक्यांग को एक बहुत ही महंगी कपड़ों की दुकान में ले जाता है। स्या जिक्यांग उसे बताती है, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती, लेकिन फू सियू कहता है, तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से ही गंदे हुए थे और इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े दिलवा रहा हूँ, तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। फू सियू के कहने पर दुकान की वर्कर कुछ ड्रेस स्या जिक्यांग को निकाल कर देती है। स्या जिक्यांग जब उन ड्रेस को ट्राई करती है और उसे एक पसंद आ जाती है, तो फू सियू उसे वो ड्रेस दिला देता है। घर जाते वक्त स्या जिक्यांग फू सियू के बारे में सोच रही होती है। घर पहुंचने के बाद उसकी रूममेट मिमी गिफ्ट देखकर हैरान रह जाती है। मिमी कहती है, तुम इतनी महंगी दुकान से शॉपिंग करके आई हो? तब स्या जिक्यांग उसे बताती है, असल में फू सियू ने मुझे यह ड्रेस दिलाई है क्योंकि फू सियू की वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। मिमी स्या जिक्यांग को बताती है, यह ड्रेस कितनी महंगी है और यह कंपनी कितनी महंगी है।
असल में फूसियू एक बहुत ही अमीर लड़का है और वह बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। साथ ही वह बहुत ज्यादा फेमस भी है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। रात को फिर से मिमी शाजिक्यांग से कहती है, हम लोग घूमने जाएंगे, तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। जब शाजिक्यांग मना करती है तो वह कहती है, साथ में फूसियू भी आने वाला है और तुम्हारा और फूसियू की कंपनी हो जाएगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम पाऊंगी। जैसे ही शाजिक्यांग फूसियू का नाम सुनती है वो हाँ कर देती है। साथ ही शाजिक्यांग जो कभी मेकअप नहीं करती थी, वो आज अपने दोस्त मिमी से कहती है, क्या तुम कल मेरा मेकअप करोगी? जिसके बाद मिमी हाँ कर देती है। अगले दिन हम शाजिक्यांग और मिमी को देखते हैं, जहां वो दोनों बहुत प्यारे तरीके से तैयार होती हैं। वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में मिलते हैं। गाओ युयांग शाजिक्यांग और मिमी दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर में वहां फूसियू भी आ जाता है। फूसियू शाजिक्यांग से कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसके बाद वो सब रोलर कोस्टर की राइड पर जाते हैं। रोलर कोस्टर की राइड के बाद गाओ युयांग की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और वो उल्टी करने लगता है। वो लोग पूरा दिन उस अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और फिर वहां से गाओ युयांग और मिमी अकेले कहीं चले जाते हैं। शाजिक्यांग जब मिमी को ढूंढने जाती है तो अचानक से उसे मिमी और गाओ युयांग एक दूसरे को किस करते हुए दिख जाते हैं। वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होकर पीछे हटने लगती है और तभी फूसियू आकर उसे पकड़ लेता है। मिमी और गाओ युयांग के वहां से जाने के बाद शाजिक्यांग फूसियू को एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए थैंक यू की बाद में लाई हूँ। तुमने कल मुझे ड्रेस दिलाई थी तो मैं बदले में तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। फूसियू जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट होता है। फूसियू उस ब्रेसलेट को पहनकर कहता है, यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसके लिए थैंक यू। उसके बाद वो लोग फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम फूसियू को देखते हैं। फूसियू जब घर पर जाता है तो उसका दोस्त पहले से ही वहां होता है। फूसियू उसे देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस पर उसका दोस्त बताता है, मैंने घर पर अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर ली थी और इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। उसके बाद वो लोग बैठकर बातें करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। तभी फूसियू का दोस्त उससे बताता है, तुम्हारी फोटो एक लड़की के साथ कॉलेज के पेज पर डली हुई है और सब कॉलेज के बच्चे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर फूसियू को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और वो अपने दोस्त का फोन लेकर वो फोटो देखने लगता है। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने ये फोटो हटाने के लिए किसी को बोला है? उस पर उसका दोस्त कहता है, मैं अभी बोल देता हूँ। फिर वो लोग बातें करते हैं, जहां उसका दोस्त उससे चिढ़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम सच में किसी लड़की से प्यार करने लगे हो? तभी फूसियू के दोस्त की नजर फूसियू के हाथ पर बैंगल पर पड़ती है। वो फूसियू को फिर से चिढ़ाने लगता है और कहता है, यह बड़ा ही क्यूट ब्रेसलेट है, क्या यह तुम्हें उस लड़की ने दिया है? दोनों इस तरह बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब शाजिक्यांग मार्केट में होती है तो अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है, जिस वजह से शाजिक्यांग भागकर जाने लगती है और अचानक से फूसियू से टकरा जाती है। फूसियू शाजिक्यांग को ऐसे देखकर अपनी जैकेट उतार देता है और उसके सिर पर रखकर उसे छोड़ने के लिए जाता है। अगले दिन जब शाजिक्यांग कॉलेज जाती है तो कॉलेज में एक लड़का उसे परेशान करने लगता है और उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। शाजिक्यांग जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसे एक फ्लैशबैक आने लगता है, जहां वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था और शाजिक्यांग जैसे तैसे वहां से बचकर भाग जाती है। थोड़ी देर में कॉलेज का ब्रेक होता है, जिससे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होने लगते हैं और वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम शाजिक्यांग को एक क्लासरूम में बैठे हुए देखते हैं, जहां वो अपना फोन चला रही होती है। थोड़ी देर में उसके पास फूसियू का मैसेज आता है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और शाजिक्यांग को पता लगता है कि फूसियू की तबीयत बहुत ही खराब है और उसके पास दवाइयां भी नहीं है, जिस वजह से शाजिक्यांग परेशान हो जाती है और दवाई लेकर उसके घर जाती है। जब फूसियू उठकर सिगरेट पीने लगता है तो शाजिक्यांग उसके मुंह से सिगरेट छीन लेती है और कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। फिर जब वो फूसियू की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि फूसियू को उस पर गुस्सा आ गया है, इसीलिए वो माफी मांगती है और फूसियू को वापस सिगरेट देने लगती है। शाजिक्यांग फूसियू को कहती है, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। फूसियू की रिपोर्ट्स लेकर शाजिक्यांग फूसियू के हॉस्पिटल रूम की तरफ जाती है और तभी उसे फूसियू की जोर से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम के गेट तक पहुंचती है, फूसियू गुस्से में फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और अपना फोन फेंक देता है। ये देखकर शाजिक्यांग को समझ नहीं आता और फूसियू के हाथ में चोट देखकर उसे बुरा लगता है। उस पर दबाव डालकर फिर उसे हालात करते हुए शांत करती है। अगले दिन जब शाजिक्यांग कॉलेज जाती है तो फूसियू पहले से ही क्लास में होता है। फूसियू शाजिक्यांग को तियन रुककर अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। शाजिक्यांग उसे अपनी नोटबुक देते हुए कहती है,
इसमें कल के नोट्स हैं, तुम कल क्लास नहीं आए थे तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। फिर फू सियू शिया जिकियांग को एक फोटो दिखाने लगता है जो उसने कुछ दिन पहले शिया जिकियांग की जाते वक्त क्लिक की थी। शिया जिकियांग जब फू सियू से फोन छीनने लगती है तो टीचर उन दोनों को ये करते हुए देख लेते हैं और फिर गुस्सा होने लगते हैं। टीचर गुस्से में फू सियू से एक सवाल पूछते हैं, लेकिन फू सियू उसे सही सही जवाब दे देता है। इस वजह से टीचर कुछ नहीं बोल पाते और वहां से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिर से वो लड़का शिया जिकियांग के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फू सियू आकर उसे बचा लेता है। अगले सीन में हम शिया जिकियांग को कॉफी शॉप में काम करते हुए देखते हैं और तभी एक डिलीवरी वाला लड़का आता है। शिया जिकियांग उसे डिलीवरी के लिए कॉफी देती है। उसके पैकेट में एक कॉफी और रोज भी होता है। उसके बाद शिया जिकियांग वापस अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें फू सियू की फोटो एक लड़की के साथ होती है और हर जगह न्यूज पर लिखा होता है कि फू सियू की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी होती है। वो भी एक अमीर परिवार को बिलोंग करती है और फू सियू और उसके अफेयर के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। शिया जिकियांग देखकर उदास हो जाती हैं और सोचती हैं कि फू सियू ने उस लड़की के लिए वो कॉफी ऑर्डर की होगी। ये सोचकर शिया जिकियांग बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन जब शिया जिकियांग कॉलेज जाती है और फू सियू उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है तो वो फू सियू के पास नहीं बैठती बल्कि कहीं और बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फू सियू की गर्लफ्रेंड है और वो फू सियू से दूर रहने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में कुछ लड़कियां फू सियू के करीब जाने के लिए उससे व्हाट्सएप नंबर मांगती हैं, लेकिन फू सियू उन्हें चिल्लाकर वहां से भगा देती है। बार बार जब कुछ लड़कियां उससे नंबर मांगने आती हैं तो फू सियू को गुस्सा आ जाता है। फू सियू उनमें से एक लड़की को चिल्लाकर कह देती है, जिस वजह से वो लड़कियां लगती हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब शिया जिकियांग फिर से कॉफी शॉप में काम करने जाती है तो वहां कुछ लड़कियां कॉफी लेने आती हैं। उनमें एक लड़की वही होती है जिसके साथ फू सियू का फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। शिया जिकियांग उस लड़की को देखकर उदास होने लगती है और तभी वो लड़कियां फू सियू के बारे में बात करने लगती हैं। वो लड़की मान को कहती है, फू सियू तुमसे सच में प्यार करता है, तभी उसने तुम्हारे लिए कॉफी भी ऑर्डर की होगी। शिया जिकियांग ये सब सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब शिया जिकियांग अपना कॉफी शॉप बंद करके घर जा रही होती है तो फिर से वो कॉलेज का वही लड़का परेशान करने कॉफी शॉप के बाहर आ जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। शिया जिकियांग बहुत ज्यादा घबराती है और वहां से भागने लगती है और तभी सामने फू सियू आ जाता है। फू सियू शिया जिकियांग से पूछता है, तुम मुझे क्लास में इग्नोर क्यों कर रही थी? शिया जिकियांग कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे फू सियू के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लगता है। वो दोनों कुछ देर इस तरह बातें करते हैं, फिर फू सियू शिया जिकियांग को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम शिया जिकियांग को देखते हैं। शिया जिकियांग जब अपने रूम में पहुंच जाती है तो उसके पास गाओ यूयांग का फोन आता है। गाओ यूयांग उससे झूठ बोलता है और कहता है कि फू सियू बहुत ज्यादा नशे की हालत में है और उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। गाओ यूयांग फू सियू के बारे में झूठ बोलते हुए शिया जिकियांग को क्लब में बुलाता है। शिया जिकियांग ये सुनकर बहुत घबराती है और क्लब में फू सियू के पास जाने लगती है, लेकिन जब शिया जिकियांग गाओ यूयांग के बताए क्लब रूम में घुसने वाली होती है तभी एक लड़का शिया जिकियांग के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके पीछे करने लगता है। शिया जिकियांग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक दूसरे कमरे में घुस जाती है। शिया जिकियांग फू सियू को कॉल करके बताती है कि वो मुसीबत में है और एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद फू सियू अपने दोस्तों के साथ भागकर शिया जिकियांग को बचाने आता है। फू सियू उस लड़के को मारने लगता है और कहता है, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किसने भेजा था। वो लड़का फू सियू को बताता है, मुझे तुम्हारे कॉलेज के एक लड़के ने शिया जिकियांग को साथ लाने के लिए कहा था। तब हमें पता चलता है कि ये लड़का वही है जो पिछले कुछ टाइम से शिया जिकियांग को परेशान कर रहा था और उसका नाम ली जांग है। ली जांग शिया जिकियांग के साथ बहुत बदतमीजी करने लगता है और उसके बारे में गलत गलत बातें बोलने लगता है। इसके बाद फू सियू को गुस्सा आ जाता है और फू सियू और ली जांग के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इस वजह से फू सियू के हाथ पर चोट भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद शिया जिकियांग और फू सियू वहां से जान बचाते हैं और शिया जिकियांग का ध्यान फू सियू के हाथ पर लगे खून पर पड़ता है। शिया जिकियांग फू सियू के हाथ में खून देखकर परेशान हो जाती है और उसके हाथ पर दवा लगाने लगती है। उसके बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद फू सियू शिया जिकियांग से कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम डरो मत। तभी शिया जिकियांग के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और शिया जिकियांग वहां से जाने लगती हैं। फू सियू शिया जिकियांग को कहता है, बहुत रात हो गई है, बेहतर होगा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाओ और कल सुबह अपने हॉस्टल वापस चली जाना। शिया जिकियांग जब टाइम देखती है तो उसे लगता है कि फू सियू कोई गलत बात नहीं बोल रहा और इसलिए वो फू सियू के घर उसके साथ चली जाती है।
अगले सीन में हम शा जिक्यांग को देखते हैं जो फू सियू के घर पर होती है। फू सियू शा जिक्यांग को गेस्ट रूम का रास्ता दिखाता है और बताता है तुम यहाँ रुक सकती हो। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। शा जिक्यांग कुछ देर अपने दोस्त के साथ चैट करती है और थोड़ी ही देर बाद फू सियू 2 बेडशीट लेकर आता है। फू सियू शा जिक्यांग से पूछता है तुम कौन सी कलर की बेडशीट पर सोना चाहोगी। शा जिक्यांग रैंडमली एक कलर बताती है और फू सियू उसे बेडशीट बिछा देता है। फू सियू और शा जिक्यांग इस तरह कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले सुबह शा जिक्यांग अपने भाई चंग मिंगसुई से मिलने जाती है। चंग मिंगसुई को देखकर शा जिक्यांग बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। शा जिक्यांग एक कन्वीनियंस स्टोर में अपने भाई के लिए कुछ सामान लेने जाती है, तभी वो वहां फू सियू से टकरा जाती है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तब फू सियू उससे पूछता है दुकान के बाहर जो लड़का खड़ा है वो कौन है। शा जिक्यांग बताती है वो मेरा भाई चंग मिंगसुई है और वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फिर चंग मिंगसुई और शा जिक्यांग की बातें होती हैं, जहां चंग मिंगसुई शा जिक्यांग से पूछता है तुम जिस लड़के से बात कर रही थी उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। शा जिक्यांग बताती है वो सिर्फ मेरा दोस्त है। चंग मिंगसुई बार बार उसे चिढ़ाते हुए कहता है दूर से देखने में तो कोई और ही लग रहा था, मुझे लगता है वो लड़का तुमसे प्यार करता है। शा जिक्यांग गुस्से में चिल्ला जाती है और कहती है तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। उसके बाद वो दोनों वहां से चलते हैं। अगले सीन में शा जिक्यांग अपने रूम में होती है और उसकी रूममेट मीमी उसे कहती है क्या तुम शाम को मेरे साथ क्लब में चलोगी। तब शा जिक्यांग की नजर मीमी के गले पर लगे लव बाइट पर पड़ती है। शा जिक्यांग पूछती है तुम्हारे गले पर क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई एलर्जी हो गई। मीमी कहती है नहीं, मुझे चोट लग गई थी। शा जिक्यांग कहती है ये तो बहुत बड़ी चोट है। तब मीमी उसे बताती है कि असल में ये चोट नहीं, ये लव बाइट है। शा जिक्यांग मस्ती मजाक करते हुए बात को टाल देती है। मीमी बार बार शा जिक्यांग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ क्लब चले और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद शा जिक्यांग मान जाती है। अगले सीन में हम शा जिक्यांग और मीमी को एक क्लब में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और टाइम एंजॉय करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फू सियू अपने दोस्तों और फैंग के साथ वहां बैठे होते हैं। फैंग जानबूझकर फू सियू के पास बैठ जाती है क्योंकि वो फू सियू की दोस्त है और वो जानबूझकर फू सियू की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही होती है। कुछ देर बाद फू सियू और उसके दोस्तों ने ट्रुथ एंड डेयर खेलना शुरू किया और फू सियू का टर्न आता है। फू सियू डेयर चुनता है जिसमें उसका एक दोस्त कहता है तुम्हें अपनी सबसे करीबी लड़की को किस करना होगा। ये सुनकर फैंग फू सियू के पास आने लगती है, लेकिन फू सियू कहता है मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता वरना मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर सभी दोस्तों का हैरान रह जाना। थोड़ी देर बाद हम शा जिक्यांग को देखते हैं जिसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं, जिस वजह से शा जिक्यांग इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है। थोड़ी ही देर में फू सियू वहां आ जाता है। फू सियू शा जिक्यांग को नशे की हालत में देखकर उसे टेरेस पर ले जाता है ताकि वो थोड़ी हवा खाकर अपना नशा उतार सके। फू सियू उससे पूछता है तुमने इतना सारा ड्रिंक क्यों की। शा जिक्यांग जब कहती है मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया। इसके बाद फू सियू फांग को वहां आते देख लेता है और शा जिक्यांग को अपने पास खींच लेता है। फू सियू फांग को वहां से भगाने के लिए कहता है मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं तो तुम यहां से जाओ। फिर फू सियू शा जिक्यांग को बताता है मैं अभी अपने दोस्तों के साथ ट्रुथ या डेयर खेल रहा था और मुझे डेयर मिला कि इस लड़की को किस करना जो मेरी बहुत करीबी है। तुम्हें क्या लगता है मैं डेयर हार जाऊंगा या तुम्हें किस कर दूं। ये सुनकर शा जिक्यांग बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन फू सियू उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। थोड़ी देर बाद हम फिर से शा जिक्यांग को देखते हैं जो मिमी के साथ बैठ जाती है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फू सियू अपने दोस्तों के पास वापस जाकर बैठता है और अपने सोशल मीडिया पर शा जिक्यांग की एक पुरानी फोटो डाल देता है जिसमें वो टैग करता है गर्लफ्रेंड। इसके बाद ये पोस्ट देखकर फू सियू के दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि फू सियू ने ये कब किया और उसकी गर्लफ्रेंड कब बनी। फिर सभी फू सियू से बार बार सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ये कब हुआ, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अगले सीन में हम शा जिक्यांग और मिमी को उनके रूम में देखते हैं, जहां मिमी शा जिक्यांग से कहती है तुम्हें पता है फू सियू की गर्लफ्रेंड बन गई हो। ये सुनकर शा जिक्यांग हिचकिचाहट करती है। थोड़ी देर बाद शा जिक्यांग फू सियू को कॉल करके कहती है मैं नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो जाए। फू सियू उसे समझाता है अच्छा, असल में हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारा नाम किसी को नहीं पता और न ही किसी ने तुम्हारा चेहरा उस फोटो में देखा, तो तुम फिक्र मत करो। उसके बाद फू सियू शा जिक्यांग से पूछता है क्या तुम मेरे परिवार वालों से मिलना चाहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैमिली से मिलो क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगले दिन हम फू सियू और शा जिक्यांग को देखते हैं, जहां फू सियू शा जिक्यांग को अपने दादा दादी से मिलाने ले जाता है।
फूसियू की दादी शाजिक्यांग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने दादाजी को भी शाजिक्यांग से मिलने के लिए बुलाती हैं। शाजिक्यांग से मिलकर फूसियू के दादाजी और दादी को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फूसियू की दादी शाजिक्यांग को बताती हैं, फूसियू का बचपन बहुत मुश्किल रहा, वो बचपन से ही उदास रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम उससे मिल गई हो, शायद अब उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगेगी। वो लोग कुछ देर इस तरह बातें करते हैं। उसके बाद फूसियू और शाजिक्यांग वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम शाजिक्यांग को देखते हैं जो वापस अपने रूम में आती है। मिमी शाजिक्यांग को देखकर हैरान रह जाती है। मिमी शाजिक्यांग को अच्छे से देखकर कहती हैं, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गई थी? क्या तुम मुझे बताने नहीं वाली? मिमी असल में शाजिक्यांग के मजाक उड़ाते हुए कह रही होती हैं, लेकिन शाजिक्यांग को समझ नहीं आता। शाजिक्यांग सच बोलते हुए कहती हैं और कहती हैं, हाँ मैं डेट पर गई थी। इसके बाद मिमी बार बार शाजिक्यांग से उस लड़के का नाम पूछती हैं, लेकिन शाजिक्यांग उसे नाम नहीं बताती और कहती हैं, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। अगले दिन हम शाजिक्यांग और मिमी को कॉलेज में देखते हैं, जहां पर बास्केटबॉल का एक मैच चल रहा होता है। मिमी शाजिक्यांग को वहां ले जाने की कोशिश करती है क्योंकि मैच में गाओ युयांग भी खेल रहा होता है। बास्केटबॉल गेम खत्म होने के बाद सभी लड़कियां जोर जोर से फूसियू के लिए चीयर करने लगती हैं। मिमी शाजिक्यांग से कहती है, यहाँ पर फूसियू की बहुत सारी लड़कियां फैंस हैं। शाजिक्यांग मन में सोचती है, ये बात सच है क्या? क्या फूसियू मेरे पास आएगा इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद? लेकिन थोड़ी ही देर में फूसियू शाजिक्यांग के पास आकर उससे बात करने लगता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि शाजिक्यांग को भी समझ नहीं आता कि फूसियू सबके सामने उसके पास कैसे आ गया। अगले सीन में जब वो लोग वापस घर चले जाते हैं तो मिमी एक वूलन शॉल बनाने लगती है। उसके बाद शाजिक्यांग उससे पूछती है, क्या तुम मुझे भी यह सिखाना चाहती हो? मैं भी इसके लिए शॉल बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिमी शाजिक्यांग को एक और वुलन साइड दिखाती है और कहती है, तुम उस पर अपना बनाना शुरू कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों साथ में एक वुलन शॉल बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ फूसियू अपने दोस्त, जो उसका लॉयर भी होता है, से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त बताता है कि असल में फूसियू के पापा बहुत परेशान हैं क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी प्रेग्नेंट है और उन्हें समझ नहीं आता कि बिल का क्या किया जाए। फूसियू का दोस्त उसे सुझाव देता है कि उसे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी का बिल बनवा लेना चाहिए ताकि आगे जाकर कोई समस्या न आए। अगले दिन हम फूसियू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने आता है। शाजिक्यांग जब उसे कॉल करके पूछती है, तुम कहाँ हो? तो वो बताता है, मैं असल में हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने आया हूँ। वो दोनों कुछ देर इस तरह बातें करते हैं और फिर तय करते हैं कि वो लोग रात को एक दूसरे से मिलेंगे। शाजिक्यांग जब रात को फूसियू से मिलने जाती है तो वो फूसियू के लिए वही शॉल लेकर जाती है जो उसने खुद बनाई थी। फूसियू शॉल को देखकर बहुत खुश होता है। शाजिक्यांग फूसियू को बताती है, मिमी एक शॉल बना रही थी तो मैं भी उसके साथ मिलकर तुम्हारे लिए शॉल बनाना शुरू कर गई। फूसियू वो शॉल पहनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर शाजिक्यांग का प्यार से हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करता है। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कॉलेज में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तब कुछ लड़कियां उससे आकर बातें करने लगती हैं और कहती हैं, फूसियू आजकल एक नई लड़की के साथ घूम रहा है, वो तुमसे दूरियां बना रहा है। वो बार बार फूसियू के बारे में बातें करने लगती हैं। तब वहां पर शाजिक्यांग भी आ जाती है। शाजिक्यांग को देखकर फांग कहती है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम कहाँ रहती हो? शाजिक्यांग बताती है, मैं कॉफी शॉप में काम करती हूँ और तुम अक्सर वहां कॉफी पीने आती हो, शायद तुमने मुझे वहां देखा होगा। इसके बाद फैंग शाजिक्यांग को वहां से भगा देती है। अगले सीन में हम मिमी और शाजिक्यांग को देखते हैं जो साथ में कॉलेज जा रही होती हैं, जहां पर एक कैलीग्राफी कंपटीशन होती है और शाजिक्यांग ने भी उस कंपटीशन में भाग लिया होता है। शाजिक्यांग अपना परफॉर्मेंस देकर जब वहां से जाने लगती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए क्लैप करते हैं और मिमी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। कंपटीशन के थोड़ी देर बाद शाजिक्यांग वहां से फूसियू से मिलने जाती है, जहां वो फूसियू के लिए एक गिफ्ट लेकर जाती है। वो दोनों आपस में कुछ देर तक बहुत प्यार से बातें करते हैं और फिर उनके बीच एक बहुत ही रोमांटिक किस हो जाता है। अगले दिन हम कॉलेज में शाजिक्यांग को देखते हैं जो अपने भाई चंग मिंगसू से बातें कर रही होती है। चंग मिंगसू उसके कैलीग्राफी कंपटीशन के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। चंग मिंगसू के दोस्त भी शाजिक्यांग की तारीफ कर रहे होते हैं और कैलीग्राफी कंपटीशन की वजह से बहुत सारे लोग अब शाजिक्यांग को जानने लगे हैं। तभी अचानक से फूसियू आ जाता है और शाजिक्यांग की तारीफ करते हुए कहता है, तुम पूरे कॉलेज में बहुत फेमस हो गई हो क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन इतना अच्छा गया था। उनकी बातों के दौरान शाजिक्यांग को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कुछ दिन के लिए रूम से शिफ्ट होना होगा और अपना रूम खाली करना होगा।
शा जिक्यांग यह मैसेज देखकर परेशान हो जाती है और इसके बारे में फू सियू को बताती है। फू सियू उसे समझाता है कि वो कुछ दिन उसके घर पर रह सकती है। शाम को जब शा जिक्यांग फू सियू के घर जाती है तब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक बहुत ही रोमांटिक किस शेयर करते हैं। फू सियू प्यार से शा जिक्यांग से बात करते हुए उसका रबर बैंड अपने हाथ में पहनता है और कहता है, पहले तुम्हारा ये ब्रेसलेट और अब यह रबर बैंड, ये हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को एक ऑफिस के बाहर देखते हैं जहां उसे उसके कुछ पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं। तभी फू सियू का एक दोस्त जो कि लॉयर भी है वहां आ जाता है। जब फू सियू उसे देखने आता है तब वो शा जिक्यांग को देखकर हैरान रह जाता है। फू सियू का दोस्त जब बाइक पर बैठता है तो फू सियू कहता है, तुम टैक्सी से चले जाना, मैं इस लड़की को ड्रॉप करके आता हूँ। फू सियू का दोस्त इस बात पर हैरान रह जाता है क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता था कि फू सियू और शा जिक्यांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शा जिक्यांग की दोस्त मिमी को तो यह पता है कि शा जिक्यांग किसी को डेट कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसे डेट कर रही है। इसी तरह फू सियू के दोस्त को भी यह पता है कि फू सियू किसी को डेट कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसे डेट कर रहा है। इस वजह से वहां ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन फू सियू अपने दोस्त को समझाता है कि वो टैक्सी से चले जाए और फिर शा जिक्यांग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। घर पर जाने के बाद फिर से उन दोनों के बीच बहुत ही इंटीमेट किस होता है। अगले सीन में हम शा जिक्यांग को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है और फू सियू को लेने जाती है। उसे पता चलता है कि फू सियू पार्क में बहुत ज्यादा नशे की हालत में बैठा हुआ है। इस बात को सुनकर शा जिक्यांग बहुत परेशान हो जाती है और फू सियू को लेने जाती है। वो फू सियू को उसके घर लेकर जाती है। घर पर शा जिक्यांग देखती है कि फू सियू अपने कपड़े उतारने शुरू कर रहा होता है। शा जिक्यांग जब अपने फोन पर बिजी होती है तब फू सियू उसे अपनी तरफ खींचता है और किस करने लगता है। ये सब देखकर शा जिक्यांग बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं और उसे समझाती हैं कि फू सियू नशे में होने का नाटक कर रहा है। शा जिक्यांग जब पूछती हैं, तुम नशे में होने का नाटक क्यों कर रहे हो, तो फू सियू बताता है, मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, और एक और किस कर देता है। थोड़ी देर बाद फू सियू शावर लेने जाता है और शा जिक्यांग अपने फोन पर मिमी से बात करने लगती हैं। फू सियू शावर के बाद आता है तो जोर से शा जिक्यांग का नाम लेकर कहता है, मुझे टॉवल पास कर दो। शा जिक्यांग बहुत घबराती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मिमी को पता चले कि वो फू सियू के घर पर हैं, इसीलिए वो फटाफट मिमी का फोन कट कर देती हैं और टॉवल देने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद फू सियू के पास किसी का फोन आता है जिसमें वो लड़का फू सियू से पूछता है कि उसका बर्थडे का क्या प्लान है। ये सुनकर शा जिक्यांग कहती हैं, क्या तुम्हारे बर्थडे पर कोई प्लान था? फू सियू बताता है, हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने वाला था। शा जिक्यांग इस पर उदास हो जाती है। तब फू सियू कहता है, लेकिन वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था, अब मेरा एक नया प्लान है, चलो तुम मेरे साथ चलो। फू सियू शा जिक्यांग को एक बहुत ही प्यारे क्लब में ले जाता है जहां कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। दोनों वहां बैठकर ड्रिंक्स करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फू सियू स्टेज पर जाकर शा जिक्यांग के लिए एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाता है। उसके बाद क्लब में एक कंपटीशन होता है जिसमें एंकर एक फ्लावर का बुके उड़ाता है और कहता है कि जो इसे पकड़ लेगा उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यह फ्लावर देने का और किस करने का मौका मिलेगा। जैसे ही एंकर बुके उड़ाता है, फू सियू उसे पकड़ लेता है और शा जिक्यांग को वो बुके देता है। इसके बाद वो सबके सामने शा जिक्यांग को किस कर लेता है, जिससे एक बहुत ही रोमांटिक सीन बन जाता है। सब लोग फू सियू और शा जिक्यांग के लिए चीयर्स करते हैं और उनकी फोटोज लेने लगते हैं। अगले सीन में जब फू सियू और शा जिक्यांग घर के अंदर जाते हैं तब वहां फू सियू की सौतेली माँ और उसकी बहन पहले से बैठी होती हैं। फू सियू उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। फू सियू की सौतेली माँ भी फू सियू पर चिल्लाने लगती हैं और वहां पर सिचुएशन गर्म हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। फू सियू की सौतेली माँ कहती है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फू सियू उन्हें चिल्लाकर कहता है, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, बेहतर होगा कि आप मेरे घर से चली जाएं। इसके बाद फू सियू उदास हो जाता है और शा जिक्यांग उसे संभालने की कोशिश करती है। अगले सीन में शा जिक्यांग अपने घर पर अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रही होती है। तभी बाहर कुछ फायरवर्क्स होते हैं और शा जिक्यांग उनका फोटो लेकर फू सियू को भेजती है। कहती है, अगर तुम यहाँ होते तो हम साथ में फायरवर्क्स देखते। थोड़ी ही देर बाद फू सियू वहां आ जाता है। शा जिक्यांग फू सियू को देखकर घर से बाहर जाती है। दोनों घर के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। शा जिक्यांग के मम्मी पापा घर के अंदर से फू सियू और शा जिक्यांग को किस करते हुए देख लेते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। शा जिक्यांग के मम्मी पापा उसे बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन असल में वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और उन्हें शा जिक्यांग और फू सियू के रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए शा जिक्यांग को बहुत अच्छा लगता है और फू सियू भी उन लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से बातें करता है।
फूसियू शाजिक्यांग के मम्मी पापा से बहुत मीठी बातें करके उन्हें इम्प्रेस कर देता है। उसके बाद फूसियू और शाजिक्यांग साथ में वॉक पर जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद फूसियू के पास किसी का फोन आता है और वो कॉल पर बात करके बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में फूसियू फोन कॉल के बाद इतना उदास हो जाता है कि वो उसे देख रहे एक पेड़ ट्री पर पंच मारने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी खून आ जाता है। शाजिक्यांग यह देखकर घबरा जाती है और फूसियू को शांत करने की कोशिश करती है। दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। तब फूसियू अपनी जिंदगी के बारे में शाजिक्यांग को बताता है। फूसियू अपनी सौतेली माँ के बारे में बताते हुए कहता है, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो मरने वाली थी, तब मेरे पापा मेरी सौतेली माँ के साथ उनके घर पर थे। तब मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए कह दिया था। वो आगे बताता है, मेरी माँ की डेथ के बाद मेरी सौतेली माँ सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। मेरे पापा पिछले कुछ सालों से हॉस्पिटल में हैं और अब तक प्रॉपर्टी का मसला सॉल्व नहीं हुआ है। फूसियू की बातें सुनकर शाजिक्यांग उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को शांत करने की कोशिश करते हैं और बैठकर एक दूसरे को हग करते हैं। थोड़ी देर बाद फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिससे उनका मूड थोड़ा ठीक होता है। फिर शाजिक्यांग के फोन पर मिमी का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो पूछती है, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। शाजिक्यांग उससे झूठ बोलकर कहती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर हैं, लेकिन मिमी को इस बात पर शक हो जाता है। मिमी कहती है, तुम मुझसे झूठ कह रही हो, तुम्हारे पास फूसियू है, हाँ ना। लेकिन शाजिक्यांग कोई जवाब नहीं देती, जिस वजह से फूसियू उसके हाथ से फोन ले लेता है और मिमी से कहता है, हाँ मैं ही हूँ, चलो अब हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। फिर फूसियू मिमी का फोन कट कर देता है। मिमी फिर शाजिक्यांग को मैसेज करती है और कहती है, जिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की न्यूज फूसियू के साथ हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर आ रही थी, वो तुम ही हो मिमी। शाजिक्यांग से हर तरह के अलग अलग सवाल पूछती है, लेकिन शाजिक्यांग को नहीं पता कि क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद फूसियू और शाजिक्यांग बातें करते हैं और बातों ही बातों में वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन मिमी से साथ मिलेंगे। नेक्स्ट डे फूसियू और शाजिक्यांग मिमी से मिलने जाते हैं, जहां वो मस्ती और मजाक करते हैं। फिर तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और अपने स्कूल की यादें ताजा करने लगते हैं। वो लोग एक लेटर बॉक्स के पास खड़े होते हैं, तभी लेटर वाले अंकल शाजिक्यांग को बताते हैं कि उसका एक पुराना लेटर है जो वही है। शाजिक्यांग धीरे से वो लेटर उठाकर अपने पॉकेट में रख लेती है। फूसियू जब पूछता है, क्या तुम्हें लेटर मिल गया, तो शाजिक्यांग झूठ बोलकर मना कर देती है। रात को जब शाजिक्यांग और मिमी अकेली होती हैं, मिमी शाजिक्यांग से लेटर के बारे में पूछती है। मिमी कहती है, मैंने देखा था तुमने एक लेटर अपने पॉकेट में छुपा लिया था, वो लेटर किसके लिए था। शाजिक्यांग बताती है, वो लेटर मैंने बहुत पहले फूसियू के लिए लिखा था, लेकिन मुझे कभी नहीं भेजा। तब मुझे उस पर क्रश था, लेकिन मैं उस बात को भूल चुकी थी। अगले दिन शाजिक्यांग अपने घर पर रेडी हो रही होती है और फूसियू से चैट कर रही होती है। फूसियू उसे मिलने के लिए बुलाता है और शाजिक्यांग हाँ कर देती है। अगले सीन में फूसियू को देखते हैं, जो एक पार्क में खड़ा है और शाजिक्यांग का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर फैंग और उसकी दोस्त शाजिक्यांग को दूर से देख लेती हैं। फैंग की दोस्त कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं जा रही, तुम इतनी दूर क्यों हो। वो लोग शाजिक्यांग के बारे में कुछ देर बातें करती हैं और शाजिक्यांग का मजाक उड़ाने की सोचती हैं, लेकिन फंग को पता है कि फूसियू को शाजिक्यांग पसंद है, इसलिए वो अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहती है। जब शाजिक्यांग भागकर फूसियू के पास जाती है, तो फूसियू भी उसे प्यार से बात करता है और हग करता है। अगले सीन में शाजिक्यांग फूसियू के घर पर देखी जाती है, जहां फूसियू की सौतेली बहन फूसियू से बात करने आती है। शाजिक्यांग कहती है, फूसियू यहाँ नहीं है, आप बाद में आना। लेकिन फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग का मजाक उड़ाने लगती है और उसकी बेइज्जती करती है। शाजिक्यांग को यह सब बुरा लगता है और जब वो वहां से जाने लगती है, तो फूसियू की सौतेली बहन उसे रोककर कहती है, तुम फूसियू के पैसों के लिए उसके साथ हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। शाजिक्यांग को यह सुनकर बुरा लगता है। फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुमको लगता है कि फूसियू तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा, तो तुम गलत हो, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। ये सब सुनकर शाजिक्यांग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो चिल्लाकर वहां से चली जाती है। फूसियू की सौतेली बहन उसके ऊपर एनवलप फेंककर कहती है, तुम्हें यह देखकर सच पता चलेगा। जब शाजिक्यांग एनवलप खोलती है, तो वो बहुत टेंस हो जाती है और फूसियू को कॉल करने लगती है। शाजिक्यांग फूसियू से कहती है, क्या तुम घर आओगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फूसियू कहता है कि वो नहीं आएगा। इस पर फूसियू की सौतेली बहन शाजिक्यांग को भड़काते हुए कहती है, आज तुम कुछ भी कर लो, फूसियू तुमसे मिलने नहीं आएगा। शाजिक्यांग बहुत उदास हो जाती है और फूसियू को बुलाने की कोशिश करती है, पर फूसियू कहता है, आज मेरे घर आना पॉसिबल नहीं है, कल आऊंगा।
यह सुनकर स्या जिक्यांग और भी उदास हो जाती हैं। उसे लगता है कि फूसियू की बहन जो कह रही थी वो सच हो सकता है कि फूसियू उसे सच में नहीं चाहता। अगले सीन में स्या जिक्यांग सोचती हैं कि क्या सच में फूसियू किसी और से एंगेजमेंट कर रहा होगा, क्योंकि फूसियू की सौतेली बहन ने जो एनवलप दिया था उसमें यही लिखा हुआ था। जब स्या जिक्यांग देखती हैं तो फूसियू को एक लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए देख लेती हैं। इस वजह से स्या जिक्यांग का मूड बहुत गिर जाता है और वो वहां से अपनी दोस्त मीमी के पास चली जाती है। मीमी स्या जिक्यांग का मूड ठीक करने के लिए उसे बार में ले जाती है। वहां पर दोनों कुछ देर बार में ड्रिंक करती हैं और बहुत मजाक करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्या जिक्यांग कार में फूसियू के साथ बैठी होती है, जहां फूसियू बार बार पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, लेकिन स्या जिक्यांग उस पर गुस्सा होती है। जब फूसियू बार बार पूछता है तो स्या जिक्यांग कहती है, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो तुम मुझे ब्रेकअप कर सकते हो। तुमने मुझे थर्ड पर्सन क्यों बनाया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब स्या जिक्यांग कार से निकलने वाली होती है तो फूसियू उसे रोक लेता है। स्या जिक्यांग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है। फूसियू उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। स्या जिक्यांग कहती है, क्या तुमने एंगेजमेंट की है, क्या यह झूठ है। फूसियू पूछता है, तुम्हें यह किसने कहा। स्या जिक्यांग कहती है, मुझे यह सब तुम्हारी सौतेली बहन ने बताया। फूसियू स्या जिक्यांग को समझाने की कोशिश करता है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कल किसी की एंगेजमेंट पार्टी में गया था, लेकिन मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई। मैंने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ वहां ड्रिंक कर रहा था। फूसियू बार बार स्या जिक्यांग को समझाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद स्या जिक्यांग का मूड ठीक होता है और वो रोना बंद कर देती है। फूसियू कार में स्या जिक्यांग से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, अब तुम सोचना बंद करो। उसके बाद दोनों एक करियर क्लब में मिमी से मिलने जाते हैं, जहां तीनों ड्रिंक्स करते हैं और बहुत मजाक करते हैं। अगले सीन में हम स्या जिक्यांग को देखते हैं जो एक ब्लैक कलर की कार में जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर के अंदर जाती है, जहां वो एक आदमी से मिलती है। वो आदमी फूसियू के पापा होते हैं। फूसियू के पापा स्या जिक्यांग से बातें करते हुए उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, तुम्हें फूसियू को तो छोड़ना होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम बहुत गरीब हो और मैं इतनी गरीब लड़की को अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकता। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन ज्यादा हो जाती है। फूसियू के पापा स्या जिक्यांग को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी फूसियू वहां आकर स्या जिक्यांग को बचा लेता है। फूसियू की सौतेली बहन फूसियू के पापा और फूसियू से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फूसियू उसे चिल्ला देता है और वो उसको वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद फूसियू की बहन वहां से रोते हुए गुस्से में चली जाती है। फूसियू और फूसियू के पापा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद फूसियू स्या जिक्यांग को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम फूसियू और स्या जिक्यांग को देखते हैं जो नदी रिवर के किनारे वॉक कर रहे होते हैं। जब फूसियू अचानक से घुटनों के बल बैठता है और वो स्या जिक्यांग को प्रपोज कर देता है। स्या जिक्यांग भी इस प्रपोजल को हाँ कर देती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को हग करते हैं। यह कहानी यहीं पर एक प्यारे से मोड़ पर खत्म होती है, जहां दोनों अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और एक बहुत रोमांटिक किस के साथ अपनी लाइफ को साथ में आगे जीने का डिसाइड करते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।